आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। दहशतगर्दी की बढ़ती हुई ताज़ा लहर। डेरा इस्माइल खान में अफगानिस्तान के नायब गवर्नर का बेटा भी फौजी ऑपरेशन में हलाक। वजीर आजम ने बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए सियासी क़यादत से गुजारिश की है कि यह सियासत का वक्त नहीं, कौम को चैलेंज का सामना है, इसका मुकाबला करने का वक्त है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए चीफ अवामी स्टाफ को 6 नुकाती खत लिख दिया है। इमरान खान ने बतौर साबिक वजीर आजम और पार्टी सरबरा की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा है और खत की इब्तिदा फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है के जुमले से की गई है। खत में इमरान खान ने कहा है कि हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमरान खान ने मजीद लिखा है कि इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की जरूरत है ताकि अवाम और फौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले को कम किया जा सके। वाज़ेह रहे कि यह खत एक ऐसे वक्त में लिखा गया है कि जब तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई भी राब्ता नहीं है, मुकम्मल राब्ते मुनक़ता हैं, जबकि सियासतदानों से भी डायलॉग पे पीटीआई खुद दरवाज़ा बंद कर चुकी है। इमरान खान ने इस खत में 6 वजूहात बयान की हैं कि जिन पर नजरसानी करने का कहा गया है। पहली वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी। दूसरी वजह 26वीं आईनी तरमीम। तीसरी वजह पीका जैसा काला कानून करार दिया गया है। चौथी वजह तहरीक इंसाफ पर रियासती दहशतगर्दी के सिलसिले मुसलसल जारी रखना। पांचवी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मुईशत की बुरी हालत। छठी वजह इस खत में तमाम इदारों का अपने फराइज छोड़कर सियासी इंतकाम के गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने खत में लिखा है कि फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं और इन फासलों की सबसे बड़ी वजह पॉलिसीज हैं। एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है कि जो 2 दफा के एनआरओ ज़्यादा हैं और इससे कौम में नफरत पैदा हो रही है। यह पहला मौका है जब इमरान खान ने बहैसियत साबिक वजीर आजम आर्मी चीफ को बराह रास्त मुखातिब किया है, लेकिन वाज़ेह रहे कि इससे पहले फौज और इदारा भी इस तरह के फासलों को से कुल्ली तौर पर इनकारी रहा है और इस हवाले से नफरतें और फासले पैदा करने के हवाले से डायरेक्टली तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद भी की गई है। फैसल चौधरी ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने ये कहा कि कोई बात करे या न करे, बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये उनका फर्ज है कि वो मुल्क की को जो तबाही या मुल्क को जो खतरात हैं उनकी निशानदही करें और इन निशानदही को बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इमरान खान का ये खत ऐसे वक्त लिखा गया है कि जब कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 18 फौजी जवानों की शहादत के बाद वजीर आजम आज एक रोजा दौरे पर क्वेटा पहुंचे। अमन अमान के इजलास की सदारत की और CMH क्वेटा में पाक फौज के जख्मी जवानों की अयादत की। इस मौके पर वजीर आजम ने जख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप सब इस कौम के हीरोज हैं और जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वाज़ेह रहे कि फौजी जवानों ने अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाके मंगोचर में एक शाहराह पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 24 दहशतगर्दों को हलाक किया और इस ऑपरेशन में पाक फौज के 18 जवानों ने जामे शहादत नोश की। नाज़रीन, फोर्सेस पर इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की। दहशतगर्दी के इस वाक़े पर चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस अज़म का इजहार किया कि नाम नेहाद दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी करें उनको शिकस्त जरूर मिलेगी। बलोचिस्तान बिलखसूस और खैबर पख्तूनख्वा बिलअमूम इस वक्त दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। जनवरी 2025 के एक माह में दहशतगर्द हमलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत 42% इजाफा देखने में आ रहा है। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक जनवरी के महीने में मुल्क भर में कम अज कम 74 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए हैं और इन हमलों में 91 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 35 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इन्हीं ऑपरेशंस में 3 दिन पहले डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में फितना अल ख्वारिज के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और जराये के मुताबिक इस ऑपरेशन में अफगानिस्तान के सूबे बादगैस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ भी मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से अमरीकी सानेहा जदीद नाइट विजन समेत M16A4 और M24 स्नाइपर राइफल्स भी बरामद हुई हैं। अगरचे अफगान हुक्काम बदरुद्दीन के हवाले से मुसलसल इनकार कर रहे हैं, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि बदरुद्दीन अफगान तालिबान के
تربیتی مرکز میں باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر رہا تھا اور پھر فتنہ الخوارج میں بھی شامل ہوا اور پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں براہ راست ملوث رہا. بڑی کرٹیکل سچویشن ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور تمام آپشنز ایگزاسٹ کرنے کے بعد لگتا ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب براہ راست خط و خطابت کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے وکیل فیصل چودھری صاحب. فیصل چودھری صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ یہ خط عمران خان کا چیف آف آرمی اسٹاف سے واز اٹ اے لانگ ٹائم کمنگ یا یہ کوئی امیڈیٹ کوئی فیصلہ کیا خان صاحب نے کہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ دیکھیے خان صاحب نے آج وہ جو 6 کور ایشوز ہیں جو ان کی نظر میں بینگ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, جو کہ پرویلنگ انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل اور جو ایک ورسننگ سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی, ٹیررزم کی اور ایک اکانومی کی جو سچویشن ہیں, ان کے اوپر انہوں نے ایک اپنا انپٹ دیا ہے اور ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اور I'll get to the content اور مندرجات, مگر یہ فیصلہ کیا آپ کوئی ایسی بات ہوئی تھی ابھی حال ہی میں کہ اب میں لکھوں گا, بیکاز یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. نہیں, اٹ واز جب میں صبح گیا ہوں عدالت میں اور ان کے ساتھ ملا ہوں تو دین ہی ٹولڈ می اباؤٹ دیٹ کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ میں نے آج لیٹر لکھا ہے اور یہ اس کے کانٹینٹ ہے. پھر میڈیا سے بھی شیئر ہوا. دین آئی واز انسٹرکٹیڈ ٹو ٹاک ٹو دا میڈیا اور میں نے اکارڈنگلی اس سے پہلے آپ کو ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ وہ لکھنے جا رہے ہیں؟ مجھے اس سے تو یہ نے کوئی حال ہی میں کوئی فیصلہ کیا ہے موسٹ پرابلی, اینڈ بیکاز اہم پیش رفت تو ہے, اٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم غیر متوقع بھی ہے, ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. تو ایک ایسی سچویشن کے اندر ویئر یو فیل کہ شاید اور سوشل میڈیا پہ بیانات اور رہنماؤں کے بیانات اور انڈائریکٹلی بہنوں کی طرف سے بات, وہ سب آپشنز ایگزاسٹ ہو گئے, سو دین اٹ واز بیٹر کہ براہ راست وہ مخاطب ہوں چیف آف آرمی اسٹاف سے. دیکھیے اٹ سیمس کہ عمران خان صاحب جو اس وقت پرویلنگ پولیٹیکل سچویشن اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک جو یہ بہت بڑا کرٹیسزم ہمارے اوپر کیا جا رہا تھا کہ بہت سخت زبانیں استعمال کرتے ہیں, تو آج آپ کو زبان میں نرمی بھی نظر آئی ہوگی. اور وہ کور ایشوز جو ہیں جو کہ بیسکلی آپ کو نہیں لگتا کہ جب پولیٹیکل کمیٹی سے ڈائلاگ کے دروازے آپ نے بند کر دیے, پھر یہ اور رابطہ بھی آپ کا منقطع ہو گیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے بھی, تو یہ بڑی دس از اے ویری ڈیفینیٹو چوائس دیٹ عمران خان از میکنگ کہ میں نہیں بات کروں گا پولیٹیشین سے, ونس اگین بیک ٹو اسکوائر ون, اور اب میں مخاطب ہوں گا ڈائریکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف سے. You say no to the politicians, you say yes to the establishment. No, we have said yes to the politicians, but they disappointed us. They failed to deliver. They failed to abide by their words. So the establishment hasn't disappointed you? میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے سیاسی قوتوں کو انگیج نہیں کرتے. ہم نے ان کو انگیج کیا, اینڈ فار دا فیکٹ آئی نو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب ہوں, اسپیکر صاحب ہوں, انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کا, نہیں ہوا. امریکہ والے بھائی نے کرائی, ان سے نہیں ہو سکا. پھر جب ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی, حامد رضا کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس نے کیا کیا, ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا. سو ایشو از کہ آپ یہ بات تو سارے ڈیموکریٹس مانتے ہیں کہ فوج کا پولیٹیکل کردار نہیں ہونا چاہیے, جو سیکورٹی سے متعلق کردار ہے, we all accept. So we have to. As a Democrat, آپ لوگ ڈیموکریٹ بھی کہتے ہیں, یٹ مجھے اس لیے تعجب ہوتا ہے سر, اس خط میں انتخابی دھاندلی, 26ویں آئینی ترمیم, پیکا قانون, معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی گزارشات کی گئی عمران خان کی طرف سے to the chief. ہمارے اوپر جو سر فوج کا کیا لینا دینا ہے ان تمام معاملات سے؟ دیکھیے پالیسی شفٹ تو ہوگی, فوج کا ان تمام معاملات سے لینا دینا بالواسطہ یا براہ راست ڈیفینیٹلی ہے. بس ٹیررزم ہے, وہ فوج کا ایک کام ہے. ہم نے اون کیا ہے فوج کو ہمیشہ کی طرح کہ فوج ہماری ہے, قربانیاں دے رہی ہیں. واٹ از دا کرکس یہ ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے جہاں پہ جوان شہادتیں دے رہے ہیں, آفیسرز شہید ہو رہے ہیں, اینڈ دس از دا کور ٹائم, دس از جہاں پہ عوام کو فوج کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. دیکھیے فوج لڑتی ہے اور عوام پیچھے ہوتی ہے تو فوج لڑتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک گیپ ہے, ایک خلیج ہے عوام میں اور اداروں میں. وہ خلیج کو جو ہے یہ جو نکات عمران خان صاحب نے بیان کیے ہیں, یہ ان کی نزدیک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو کہ مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور پاکستان کے سب سے بڑے مڈل کلاس کے آرگنائزیشن جیسے فوج کو ہے, اس میں جو ہے معاملات کو نزدیک لانے کے لیے یہ پالیسی شفٹ یا پالیسی چینج ان چیزوں پہ ضروری ہے تاکہ پاکستان کے عوام اور فوج جو ہیں مل کے ان چیلنجز کا سامنا کریں جیسے ہمیشہ کرتے ہیں. اوکے, انسولیسٹڈ ایڈوائس ہے عمران خان کی طرف سے جو کہ مانگی نہیں گئی, انسولیسٹڈ ہے. آپ
नंबर 1 पूरी उम्मीद है कि इसका कोई मुस्बत जवाब ये आएगा आज या सवाल हुआ था, कोई बड़ा ब्रेक ये सवाल हुआ कि आप उनसे कोशिश करें, वो बात नहीं करते आपके साथ। तो उन्होंने ये कहा कैटेगोरिकली रिस्पॉन्स करते हुए इमरान खान से, उन्होंने कहा देखिए मैं बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मुझे नज़र आता है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की जो तबाही है, उन्होंने कहा कि मैं बाहर तो जाने वाला नहीं हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिनके बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने पाकिस्तान में रहना है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। तो मैं जब पाकिस्तान को एक ख़तरे में देखता हूँ या पाकिस्तान को वल्नरेबल देखता हूँ, जिन चीज़ों पे मेरा काम है निशानदेही करना। कोई सुनता है या नहीं सुनता है ये उनका फैसला और है। अगर यही सारी बातें और यही मंदरजात अगर वो उस वजीर आजम को लिख देते कि जो हर काबीना मीटिंग के अंदर बात कर रहा है कि पहल कीजिए, एक बार फिर कोशिश कीजिए, फिर सदर अयाज सादिक को कहा कि ना तहलील करना वो कमेटी, स्टिल ट्राई टू सॉल्व द मैटर्स, उस चीफ एग्जीक्यूटिव को खत नहीं लिखेंगे। देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव का मैं आपको बताता हूँ, वी हैव बीन एंगेज्ड विद देम, हमने उनके साथ एंगेजमेंट की और इसी वजह से की कि आप सारे हमारे पे तो ये तशन्नो कर रहे थे, हम पे ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि आप सियासी कुव्वतों को एंगेज नहीं करते। हमने शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकराती अमल स्टार्ट किया और उसी फुर्ती जिससे वन सेंटेंस बिकॉज़ इरफान सिद्दीकी स्टिल ऑन रिकॉर्ड, ये वेट कर लेते, इनको बहुत बड़ी हम लोगों ने दे दी। इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या देना था या क्या लेना था, देखिए आप इंतजार कर लेते ना, 2 दिन की बात थी फकत। देखिए आप ये बताइए कि आपका 40 जब 23 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ, आप एक मुलाकात नहीं करा सके, आपने एक भी अपने अल्फाज जो आपने हमारे साथ किए वो उन पर निभा नहीं सके। सो यू थिंक कि इस खत से ये कोल्डनेस थॉ होएगी? ये आपकी अपनी क्या असेसमेंट है सर? देखिए मेरा ख्याल में तो फौज को इस बात के ऊपर, ये एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। ये सोचना इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किसी के, देखें ना हमने अपने मुकदमात रखे हैं, ना अपनी राहियाँ रखी हैं, ना अपने कारकुनान या रहनुमाओं की बात की, ये पाकिस्तान की बात है, आपने सिर्फ पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में। मैं समझ गई, मगर आपने ये एज अ स्टेटेड फैक्ट कहा है कि जो इदारे में और कौम में जो फासले हैं वो जनाबे वाला इस तरह खत्म कर दिए जाएंगे। बिल्कुल है। इदारे का तो ये मानना है कि कौम हमारी पुश्त पे खड़ी है, हमारी बैक पे खड़ी है, और बल्कि ये इस तरह के अनासिर हैं कि जो हमारे दरमियान जो हैं वो बदएतमादी फैलाना और नफरत फैलाने की कोशिश करें, बार बार आपका पीटीआई का हवाला देते हुए। सो सर ये आई वाज वंडरिंग बिकॉज ये आपका इसके अंदर ये भी एलिगेशन है कि इदारा खड़ा है एनआरओ ज़्यादा जमातों के साथ, तो इज दिस मोर ऑफ अ चार्ज शीट अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट या ये गुजारिशात? इट इज़ अ फैक्चुअल पोजीशन जो कि वो कोर इश्यूज हैं जो इमरान खान साहब बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देखते हैं और ये फैक्ट्स हैं। देखिए हम फ़ौज को ओन करते हैं, फ़ौज के लोग जो शहादतें दे रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हम में से हैं, हम उनमें से हैं। ये बात करना तो ठीक है कि एक बात तो ज़बरदस्ती से कहना, लेकिन फैक्ट्स ये है कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ वो नहीं हैं जो कि प्रेजेंट की जा रही हैं। अगर ये प्रेजेंट की जा रही होती तो 26 अमेंडमेंट और पीका जैसे लॉज लाने की जरूरत नहीं थी। अपना फॉर्म 47 का इलेक्शन फ्रॉड करना ज़रूरी नहीं था। जिन लोगों ने ये किया है उसकी वजह से अब इस सारी चीज़ में जो चीज़ आप रियलाइज़ नहीं करें कि इस सारी चीज़ में जो प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर चीज़ का टारगेट फ़ौज बन रही है। शाद बाग में कोई थाने पे छापा पड़ता है तो उसका निशाना भी फ़ौज बनती है, कोई बफर बीच में नहीं रह गया है, कोई भी चीज़ होती है उसका सारा नज़ला फ़ौज के ऊपर गिरता है, चाहे फ़ौज का किरदार उसमें हो या ना हो। दिस इज़ वेरी वरीसम। हमें इस चीज़ को पहले एड्रेस करना होगा, इस तरह से नहीं होता है। मैं एक आइडियल सिचुएशन में मैं चाहूँ कि एक लीडर जो है वो अपनी लेगेसी जो छोड़े वो ही शुड गो डाउन इन हिस्ट्री एज रेजिस्टिंग, एज फाइटिंग बैक, एज एक ऐसा इंसान जो खड़ा रहे अपने असूलों पे कि नहीं बाहर निकालते, नहीं कुछ करते, करके देख लो, मैं बात सिर्फ सियासतदानों से करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। नो मैटर व्हाट द सिस्टम इज़, आई रिजेक्ट द सिस्टम इफ़ इट इज़ एज यू सेइंग कि भाई इनके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, बिल वास्ता है बिला वास्ता, इन सारी चीज़ें जो आपने अभी मेंशन की हैं इसके पीछे आप इनको डिनाई करते हैं। आई वुड वांट हिम, अभी कितनी देर होगी अभी जेल में रहे हुए? 20 महीने। 20 महीने। नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं। सो यू ईच एंड एवरी टाइम बार बार जाके आप उधर ही दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर उसी सांस में सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, बार बार जाके उधर ही गुजारिशात पेश करते हैं, फिर सिविलियन सुप्रीमेसी का जिक्र करते हैं, बार बार जाके कमेटियाँ बनाते हैं। पहली कमेटी जो बनी, नो आई एम राइट सर, आई एम ऑन रिकॉर्ड कि पहली कमेटी भी जो बनी कि जाके आप प्लीज़ राब्ते करें, जाके उनसे बात करें, एंड येट यू सीम टू बी वांटिंग समथिंग एल्स। बेहतर नहीं है बैठे रहें फिर खामोशी से। यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी यूटोपियन थिंग। Idealist. Yes, idealist. The problem is कि पाकिस्तान को इस वक्त जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है, पाकिस्तान में एक जमूद है, पाकिस्तान में
انجماد ہے, چاہے وہ سیاسی انتشار ہو یا معاشی حالات ہوں, پاکستان دن بدن دگرگوں سچویشنز میں جا رہا ہے. آپ نے جن حکومتوں کی بات کی ہے وہ منورٹی حکومتیں ہیں, اسی وجہ سے جب ان کو پاس کوئی بات آتی ہے وہ لرزہ براندام ہو جاتے ہیں, وہ لوگوں کو احتجاج کا حق نہیں دے رہے. صدائے احتجاج بلند کرنا جو ہے ٹیررزم ہو چکا ہے ہمارے اوپر. انہوں نے تمام تر بروٹیلٹیز جو رین آف ٹیرر اور اسٹیٹ ٹیررزم ہے وہ انہوں نے انگیج کر کے دیکھ لیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کبھی پاکستان میں اس طرح کی سچویشن کبھی کسی پارٹی کو فیس کرنا پڑی؟ 8 فیبری کو آپ سیاہ دن بنانا چاہ رہے ہیں, مگر محسن نقوی نے آپ کو متنبع کر دیا ہے کہ اگر یہ کوشش بھی کی تو وہی 26 نومبر والی ریاست حرکت میں آئے گی. تو دیکھیں 8 فروری کے وہ تو بینیفیشری ہیں, ظاہر ہے وہ تو اس بات میں سینیٹر بنے, بعد میں گورنمنٹ میں آ گئے, اور بعد میں ہر چیز وہ اس وقت جتنا میرے خیال میں اقتدار وہ انجوائے کر رہے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف نہیں انجوائے کر رہے. تو ایشو یہ ہے کہ 8 فروری از اے بلیک ڈے, جب رات کو ریزلٹس روک کے الیکشن ریگ کر کے منورٹی پارٹیز کو آپ نے امپوز کر دیا. تو آپ احتجاج کریں گے ہی کریں گے؟ دیکھیں جی, ہمارا احتجاج آئین اور قانون کے تحت رہے گا, ہمارا احتجاج بالکل آئین اور قانون کے دائرے میں رہے گا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی. محسن نقوی صاحب نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا. وہ خود کو جنرل ڈائر سمجھتے ہیں. ہم یہ گولیاں جو انہوں نے پہلے بھی 26 نومبر کو انہوں نے کہا کہ ہم وہ دوبارہ کریں گے, تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے 26 نومبر. اور is there any chance کہ آپ مذاکراتی کمیٹی کی طرف واپس مڑ کے جائیں گے because they're waiting for that and hoping that؟ دیکھیں مذاکراتی کمیٹی یا تو ڈیلیور کریں, وہ ہمارے 2 نکات ہیں جس کے اوپر 2 جنوری کو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے کوئی کاؤنٹر ایجنڈا ہے. انہوں نے کہا ہمارا کوئی کاؤنٹر ایجنڈا نہیں ہے, ہماری کوئی کاؤنٹر ڈیمانڈ نہیں ہے. میننگ thereby انہوں نے ہماری ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے اوپر عمران خان نے کچھ کہا, جوڈیشل کمیشن کے بعد انہوں نے کہا پارلیمانی کمیشن بنا لیں. پارلیمانی کمیشن میں دیکھیے میں آپ کو 10 بندے پی ٹی آئی کے اس مہینے کے گنوا سکتا ہوں, میاں غوث ہوں, لکھوی صاحب ہوں, حاجی امتیاز ہوں, اس کے بعد جو لوگ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھائے گئے. ایشو اس کہ پارلیمنٹ خود اپنی عزت نہیں کرا سکتی. سو کوئکلی ان اے نٹ شیل, ہاؤس کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی مسترد ہے, ڈائیلاگ کمیٹی کو ہمارے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں, ہمارے 2 ڈیمانڈ تھے گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ نہیں دے سکتے. مذاکراتی کمیٹی کا دروازہ آپ بند کر چکے ہیں, چیف عوامی صاحب کو خط لکھ چکے ہیں جس کے اوپر خبر آ رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا ٹویٹ ریجیکٹڈ ہوئی تھی, ادھر کہا جا رہا ہے لیٹر ریجیکٹڈ. تو اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہمیں ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کی بات نہیں, اگلی حکمت عملی ہم نے ایک چیز دیکھیں, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم نے گفتگو کرنی ہے, ہم نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے. اگر کوئی اپنے زوم میں انا میں پاکستان کے بہتری میں نہیں فیصلے کرنا چاہتے, یہ ان کی مرضی ہے. Do you have another strategy? We have many other strategies. Like what? Like what we will reveal it when the time will come. Like سڑکوں کا رخ کرنا ہے سر. That is one of the options. وہ کر لیا آپ لوگوں نے ٹرائی, اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, اور اس کرنٹ لیڈرشپ کے ساتھ تو اب پتہ نہیں لوگ نکلیں گے بھی کون نکلیں گے سر. اور اس وقت ہم شاید اکیلے نہ نکلیں, اس وقت ہم انگیجمنٹس کر رہے ہیں نیشنل ایجنڈا کے ساتھ, اور ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ہم ایک کب تک آپ کو امید ہے کہ اپوزیشن متحد ہو جائے گی ایک ساتھ؟ آئی تھنک کہ آپ کو جلدی اس میں خوشخبری ملے گی اور اچھی خبریں ملیں گی, اور اس کے بعد ہم سیگمنٹس. I am a professional lawyer, I don't give dates and days. بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اہم خبر کے ساتھ حاضر. غیر معمولی حالات میں 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ. لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر کی بطور سینئر پیونی جج مخصوص بینچ میں ہنگامی بنیادوں پر شمولیت. سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچز میں من پسند ججز کا چناؤ. سندھ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں حکومت کی اپنی مرضی کے 8 نئے ججز کی تعیناتی کا خدشہ. حکومت کے اس اقدام پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا انتہائی خوش آئند رد عمل. پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی حلف برداری کی تقریب سے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرانسفر اور سینیورٹی کے ایشو کو الگ الگ دیکھیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کا معاملہ خوشی کی بات ہے. آئین کا آرٹیکل 200 اس کی اجازت دیتا ہے اور یہ اچھا اقدام ہے. 3 ججوں کی اسلام آباد ٹرانسفر پر ججوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کا کہنا ہے کہ جہاں تک سینیورٹی کا معاملہ ہے وہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو جواب مل جائے گا. ابھی اس بارے میں کوئی تاثر قائم نہ کیجیے. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ہر جج آزاد اور با اختیار ہے, جو میرا دائرہ اختیار ہے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا. اسلام آباد وفاقی اکائیوں کی علامت ہے, یہ محض ایک ماربل کی سفید عمارت نہیں. جب ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے جج سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں.
उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसफर की तजवीज से मैं क्यों मुत्तफिक हुआ, अब बताता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट के सेक्शन 3 के तहत हाई कोर्ट तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मसावी होने के बारे में कहता है। बलोची बोलने, पंजाबी बोलने, सिंधी जबान बोलने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की यगांगत की जगह है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि 3 जज ट्रांसफर हुए हैं, नई तैनाती नहीं हुई। बतौर चीफ जस्टिस मुझे अपना विजन और सोच वसी और कुशादा रखना है। सुप्रीम कोर्ट में मजीद 8 जजेस तैनात करने के सवाल पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि आप कमीशन की मीटिंग का 10 फरवरी तक इंतजार कर लीजिए। मैंने आज 40 मुकदमात अपनी अदालत में सुने। छुट्टियों की वजह से चंद जजों पर सारा बोझ आ जाता है और इस तरह तो मेरे जज काम के बोझ में दब जाएंगे। जज अभी तक मुझे कहते हैं कि हमें मजीद काम दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजों की जरूरत है और अच्छे जज सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। हुकूमत डंके की चोट पे अदालती हाथों में नाजरीन ताकत का तवाज़ुन अपने हक में करने में कामयाब हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादम सूमरो, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के तबादले का नोटिफिकेशन जारी हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और रिट ब्रांच का तमाम अमला इतवार को छुट्टी के दिन भी अदालत में मौजूद रहा। अगले चंद घंटों में हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने आइंदा हफ्ते का रोस्टर भी जारी कर दिया और जारी होने वाली इस कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर सीनियर प्यूनी जज मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल कर लिया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर ने आज 3 केसेस की समाअत भी की और इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम पहले, जस्टिस मोहसिन का नाम दूसरे नंबर पर मौजूद है। मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर, जस्टिस बाबर सत्तार 5वें, जबकि जस्टिस सरदार इसाक खान का सीनियरिटी लिस्ट में 6ठा नंबर है। दरिया असना एडिशनल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामी कमेटी में तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो 9वें और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस आसिफ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। नाज़रीन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो सिंध हाई कोर्ट में 28वें नंबर पर थे। 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने। तमाम इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हाई कोर्ट से जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जजेस ने अपने खत में सवाल उठाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी जजेस की सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। जजेस ने अपने खत में ये 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट से जज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो वो आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। जज का हलफ इस हाई कोर्ट के लिए होता है कि जिसमें वो काम शुरू करेगा। ट्रांसफर होने वाले जज को आइन के आर्टिकल 194 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम शुरू करने से पहले नया हल्फ उठाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी इस नए हल्फ के मुताबिक तय की जाएगी। जजेस के खत में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि सीनियरिटी का तयन मुतलका हाई कोर्ट में हल्फ लेने के दिन से किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत को खातिर में नहीं दिया था, बिल्कुल उसी तरह आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी भी इन 5 जजेस के खत को शायद ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे, जबकि आइन के साथ फ्रॉड करके ही हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का मुकम्मल बंदोबस्त करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी, आइनी बेंचेस की तश्कील, एडिशनल जजेस की तैनाती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरमीम का हासिल वसूल है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने भी खत लिखने वाले 5 साथी जजों की राय को सरहन बलाए ताक रखा। मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस तैनात हुए और बगैर हल्फ लिए 24 घंटों के अंदर अंदर अहम तरीन बेंचेस का हिस्सा भी बना दिए गए।
जुडिशल कमीशन अब तक सिंध में 12, बलोचिस्तान में 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मुतवक्के है। 2 रोज कबल चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ कि जिसमें पेशावर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई, जिनमें 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जबकि 8 वकला शामिल हैं। अलामिया के मुताबिक एडिशनल जजों के नामों की मंजूरी कमीशन की अक्सरियत से दी गई है। आम तासुर यही है कि हुकूमत सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरजीह के और अपनी मर्जी के अक्सरियती जजेस को तैनात किया है। पेशावर हाई कोर्ट में अक्सरियत मनपसंद एडिशनल जजेस की तैनाती के मुतनाज़ फैसले पर सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का यह मौकफ है कि 26वीं गैर आईनी तरमीम के नतीजे में पेशावर हाई कोर्ट में मनपसंद एडिशनल जजेस की तैनाती की गई है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हमारे उम्मीदवारों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारान जजेस तैनाती के लिए मेरिट पर थे। इमरान खान पहले ही हाई कोर्ट्स में हुकूमत के मनपसंद जजेस की तैनाती से मुतल्लिक मुतनब्बे कर चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती पर तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ किया गया है, वहाँ से बाहर से जज लेके आए हैं, अदालतों का निज़ाम, बिल्कुल इंसाफ का निज़ाम इन्होंने मलियामेट कर दिया है। ये शेम डेमोक्रेसी है, इसके खिलाफ पूरी कौम को उठना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस लेकर आ रहे हैं जो कि इंसाफ देने के लिए नहीं आ रहे, वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए आ रहे हैं। हमारा कोई फेवरेट जज नहीं है और हम सीनियरिटी प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं। जो भी सीनियर काबिल जज है उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए। बाहर से जजेस लाकर सीनियरिटी को डिस्टर्ब करना, जिसका जमीर जिंदा है वो अपनी अदालतों के साथ खड़ा है। जिन लोगों ने इंसाफ देना है वो जज साहिबान आज खुद इंसाफ के मुतकाजी हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। दूसरी जानिब सूबों से जजेस के तबादलों और तकर्रीरियों के खिलाफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जानिब से आज जुज़वी हड़ताल की गई। बेशतर केसेस में वकला पेश ही नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जजेस के ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है और बार के ओहदेदारों का यह कहना है कि खौफजदा होकर एक नहीं 3 जजेस का ट्रांसफर किया गया। हमारा ये मानना है कि ये ट्रांसफर्स मैलाफाइडी इंटेंशंस के तहत और जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए और इस्लामाबाद की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसमें ग्रुपिंग के लिए ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं। हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसको रेजिस्ट करेंगे। जबकि इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले और तकर्रियों की पुरजोर मजम्मत करते हुए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। बार्स का मौक़िफ़ है नाजरीन के लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहीं ज्यादा है और अगर जजेस को ट्रांसफर करना है तो लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात किए जाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर को खुशाइंद करार दिया है। बार की जानिब से जारी होने वाले एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस की ट्रांसफर पर राय ली गई थी। अदालती हाथों में तकसीम और तफरीक के बाद पैदा होने वाला दूसरा बड़ा अलमिया हुकूमत का अदालत को मुकम्मल अपनी गिरफ्त में करने का है। जो रवायत हुकूमत बनाने जा रही है, आने वाले दिनों में हुकूमत को शदीद रद्द अमल का सामना हो सकता है क्योंकि ऐवान की बड़ी सियासी जमात के बाद वकला बरादरी भी अब सड़कों पर आने पर है। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर सलाउद्दीन, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब साथ देने का। पहले फरमाई दीजिएगा सर, आपने इन्हीं तकर्रीरियों के हवाले से एक स्टे एप्लीकेशन फाइल कर दी है, क्यों? देखें, इसमें जब पीर वाले रोज़ ये पिटिशन 26वीं तरमीम की जो पिटिशन्स दायर की थी उन पे नोटिस हुआ 3 हफ्तों का। उसी दोपहर फिर जुडिशल कमीशन की तरफ से एक इलामिया जारी हुआ कि 10 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री करेंगे। जो स्टे एप्लीकेशन है उसमें मुतालबा ये है कि जब हमारा एतराज़ इन 26वीं तरमीम की पिटिशन में सबसे जो अहम एतराज़ है वो जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन पे है। हम कहते हैं कि ये जुडिशल कमीशन में जो आपने अक्सरियती अब हुकूमती लोगों को और नॉन जुडिशल लोगों को आपने बना दिया है, तो ये जुडिशल कमीशन इसको जजेस की तकर्री नहीं करनी चाहिए। अब उस चीज़ को उन पिटिशन्स को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, एक फेट कंप्लाई पेश करने के लिए अब जुडिशल कमीशन ने कहा है कि 8 हम नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में की तैनाती कर रहे हैं और उसी पिटिशन में 26वीं तरमीम की पिटिशन में हमारी बाकायदा एक फुल कोर्ट की दरख्वास्त थी कि फुल कोर्ट तमाम जजेस का ये मुकदमा सुने
تو جب آپ فل کورٹ کی کمپوزیشن ہی کمپلیٹلی چینج کر دیں گے تو وہاں سے بھی آپ سٹیٹس کو آلٹر کر رہے ہیں. یہ کام اگر کسی حکومتی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ بالکل کہتی کہ یہ آپ سٹیٹس کو آلٹر کر کے فیٹ کمپلائی پیش کر رہے ہیں تو یہ تو آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. تو یہ جو درخواست ہے سٹے کی یہ دائر کی ہے اور استدعا یہ کی ہے کہ 10 تاریخ سے پہلے اس کی کم سے کم سنوائی ہو جائے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے یا نہیں. مگر بیرسٹر صاحب دوسری طرف جو اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفرز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے آپ کو اس کی، کیونکہ یہ لنگوسٹک اور لسانی بنیادوں پہ تعیناتیاں ہیں. بلوچی بولنے والے، سندھی بولنے والے، یہ تمام تر زبانیں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو اول تو جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا بیان ہے انہوں نے اسی بیان میں یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ان ججز کی، یہ جو ججز آئے ہیں ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا سینیورٹی کا معاملہ ہمارے پاس مقدمے میں آئے، تو اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا. تو میں سمجھتا ہوں شاید پھر مناسب یہ بھی ہوتا کہ اس چیز پہ کہ آیا اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس پہ بھی اگر وہ بیان نہ دیتے تو شاید بہتر ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے. اور دوسری چیز مجھے اس چیز پہ ذرا تعجب ہوا کہ اگر مسئلہ یہ تھا کہ ڈائیورسٹی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑھانی ہے تو آج سے ہفتہ 10 دن پہلے جب فریش اپوائنٹمنٹس کی جا رہی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس وقت تو جوڈیشل کمیشن کے کسی ممبر نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں کراچی سے فریش اپوائنٹمنٹس کرنی چاہیے، ہمیں لاہور سے کرنی چاہیے، کوئٹہ پشاور سے کرنی چاہیے. یہ ڈائیورسٹی صرف اس وقت یاد آئی جب مقصد یہ تھا کہ ایک نیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا جائے. اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جو ججز ہیں ان کی تو بارہا حکومت نے 10,000 مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ ججز پسند نہیں ہیں، یہ ہمارے مرضی کے فیصلے نہیں دیتے، یہ ان کے پاس جب انٹیلیجنس ایجنسیز جاتی ہیں تو یہ شکایت کر دیتے ہیں، خط لکھ دیتے ہیں. تو اس سینیریو میں ایک باہر سے ایک جج کو لانا اور اس کو سینیورٹی دینا اور پھر آنے والے دنوں میں اس کو چیف جسٹس بنانا، تو میں سمجھتا ہوں یہ کم سے کم جو شفافیت کا سٹینڈرڈ ہے کسی بھی آئینی ڈسکریشن کو استعمال کرنے کا وہ مگر پورا اگر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں there has to be some method to this madness، انہوں نے آج کہا سینیورٹی پہ میرے کچھ ویوز ہیں اور 10 کو جوڈیشل کمیشن کا انتظار کر لیجئے، سینیورٹی کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، کلیکٹیو وزڈم آ جائے گا. So I mean, are we still expecting some breakthrough or some logic after the collective wisdom? دیکھیں جو سینیورٹی کی آج لسٹ تو شائع ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے سینیورٹی جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں ان کو سینئر پیونی جج تعین کر دیا ہے سینیورٹی لسٹ پہ. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے حل ہوگا، اور آیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے بھی کہ سینیورٹی وہ تعین کرے. اس پہ کوئی کم سے کم جوڈیشل کمیشن کے رولز میں تو اس قسم کی یا نہ ہی آئین میں کوئی اس قسم کی چیز لکھی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ٹرانسفر کرنے سے پہلے اگر طے کرتے تو شاید پبلک کانفیڈنس جو تھا وہ ادارے میں زیادہ بڑھتا. جب آپ ان چیزوں کو پہلے ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں ہم طے کریں گے، اور جوڈیشل کمیشن میں آئے دن یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ سینئر ججز نے تو یہ سٹانس لیا تھا مگر ہم کیا کرتے، پارلیمنٹیرینز نے کی اکثریت تھی، انہوں نے یہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ معاملہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ کہیں کہ اب ہم جوڈیشل کمیشن میں اللہ کرے کہ یہ معاملہ. اور بیرسٹر صاحب یہ ٹرانسفر اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہیں کیا یہ اپنی جج صاحبان اپنی سینیورٹی کیری کرتے ہیں انٹو دا ادر ہائی کورٹ؟ بیکاز یہ ایک بڑا ایک اور متنازع پوائنٹ بنا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کہہ رہے ہیں کہ جناب والا یہ آپ نہیں کر سکتے، ان کو آ کے فریش اوتھ لینا ہوگا اور یہ نیچے ہوں گے سینیورٹی لسٹ میں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا سینیورٹی آرڈر ہو گیا ہے، ڈوگر صاحب تو اوپر ہی ہیں الحمدللہ. دیکھیں جو ہر جج کو اپنے فرائض انجام کرنے سے پہلے ایک آئینی حلف اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک. جسٹس ڈوگر نے
जस्टिस सुमरो ने और जस्टिस आसिफ ने जो हल्फ उठाए हैं, एक ने ये हल्फ उठाया है कि मैं बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट, मैं बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। मैं बतौर जज सिंध हाई कोर्ट ये हल्फ उठाता हूं। और फिर अब उस हल्फ के साथ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने फराइज कैसे अंजाम दे सकते हैं, मैं तो नहीं समझ पा रहा कि ये आईनी तौर पे मुमकिन कैसे है। जब आपने किसी नए हाई कोर्ट को, ये तमाम ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जब आपने किसी नए हाई कोर्ट को ज्वाइन किया है, बेशक आपने ट्रांसफर के तहत ज्वाइन किया हो, मगर आपको हल्फ तो उठाना पड़ेगा। आपका जो पुराना हल्फ है वो तो उस लाहौर हाई कोर्ट के लिए था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो अप्लाई करता नहीं है। और ये भी वाजे कर दीजिएगा कि क्या आईन और कानून में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी, वगरना तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत से बलूची, पंजाबी, सिंधी बोलने वाले वकील मौजूद हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट्स की जा सकती थी। नहीं, लिखा नहीं है बिल्कुल। और जिस तरह के मैंने कहा कि अगर रिप्रेजेंटेशन, माजी में एग्जाम्पल्स हैं कि फ्रेश अपॉइंटमेंट्स की तरफ और ख़ास तौर पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नया बना था तो उस वक्त ज़रूर ऐसी अपॉइंटमेंट्स हुई थी। और जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार जो थी वो इतनी एक्टिव नहीं थी, ज़्यादातर रावलपिंडी हाई कोर्ट बार में प्रैक्टिस करते थे, इतने नंबर्स भी नहीं थे। तो उस वक्त ज़रूर था कि डिफरेंट सूबों से अपॉइंटमेंट्स ली गई थी, और मगर वो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स की तरफ के वक्त पे की गई थी। कलामी माफ़िर, मुझे बैरिस्टर साहब एक बात बताइएगा, क्या चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत को उसी तरह लाइटली ले रहे हैं जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं 6 जजेस के खत को लिया था? देखें, ऑब्वियसली वो लेटर तो कंप्लीटली ओवरलुक ही हुआ है। दूसरी चीज ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आपको याद होगा जब सुओ मोटो मामला टेकअप हुआ था इन 6 जज साहिबान का, और उन्होंने ये शिकायतों का पलंदा दिया था कि ये हमें इंटेलिजेंस एजेंसी यूं हमें हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर करती हैं, हमारे कमरों बेडरूम्स में से कैमराज निकल रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स को किडनैप किया जा रहा है। तो उस वक्त जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का व्यू था कि ये मामला बजाय सुओ मोटो में सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करने के, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को टेकअप करना चाहिए। अब ये चीफ जस्टिस साहब को भी 4 महीने हो गए हैं, अभी तक कम से कम कुछ सुनने में तो नहीं आया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इन तमाम जो बहुत संगीन नौइयत के इल्जामात लगाए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे, उस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या एक्शन ली। और इस चीज का भी कोई क्लैरिटी नहीं आई कि आपको याद होगा कि सुओ मोटो केस में तमाम बाकी हाई कोर्ट से भी पूछा गया था कि आया ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस आपके हाई कोर्ट्स में भी एग्जिस्ट करती है, और उन्होंने कहा था जी हाँ, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, सारे हाई कोर्ट्स ने कहा था हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। मगर उस इशू पे भी मुकम्मल खामोशी नजर आती है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। आपने बार बार हुकूमती मकसद का भी जिक्र किया, अब मुझे लॉजिक समझा दीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर के जज को लाना, सिंध हाई कोर्ट से 28वें नंबर के जज को ले आना, और एक रिलेटिवली न्यूअर फ्रेशर अपॉइंटमेंट ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट को इधर ले आना, विदाउट गोइंग इनटू इनका तजर्बा, एक्सपीरियंस, इनकी एक्सपर्टीज, मकसद क्या है गवर्नमेंट का विच यू कीप पॉइंटिंग टुवर्ड्स? देखें, जो जहाँ तक जस्टिस खादिम सुमरो की बात है या जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब की बात है, उनके साथ तो बेसिकली वो तो विंडो ड्रेसिंग के लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो अब उन्होंने ज्वाइन किया है, वो बिल्कुल निचली सीनियरिटी पे होंगे, तो वो तो एज सच एक शायद ये फेडरलिज्म का एक बहाना देने के लिए उनको शामिल किया गया है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि, और जो इतने 1 महीने से रिपोर्ट हो रहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लाया जाएगा, और फिर उनकी जो सीनियरिटी होगी वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब से ऊपर रखी जाएगी, ताकि जब 10 तारीख को आमिर फारूक साहब को जुडिशल कमीशन एलिवेट करती है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर डोगर साहब को बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया जा सके। और
जो इतने वो एक साल से हुकूमत कह रही है कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पसंद नहीं है, हम उनको चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते, उनमें से किसी भी जज को, जो बकाया तमाम जजेस हैं हम उनको चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते। तो उन्होंने इस तरीके कार से सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के बाद ये तरीका निकाला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जो 10-10 साल से वहाँ काम कर रहे हैं उनको साइड लाइन किया जा सके। सर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस बाबर सत्तार, द लाइक्स ऑफ ऑल ऑफ देम, खतरा क्या है एग्जैक्टली? इनके बेहतरीन फैसले हैं, बैलेंस्ड फैसले हैं, जुडिशल इंटेग्रिटी है? खतरा सिर्फ उनको ये है कि मंसूर अली शाह साहब, बाबर सत्तार साहब और दीगर बहुत सारे ऐसे जज साहिबान हैं जो हुकूमत की तरफ से कोई डिक्टेशन नहीं लेते, अपने आज़ाद मंच जजेस हैं, जो उनके सामने केस आता है, जो उनको सही लगता है उसके मुताबिक फैसला करते हैं। और ये चीज़ कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हर फैसला जो हो वो हमारी मर्जी से हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ख़तरनाक ये दौर है जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए, और हम देख रहे हैं कि पे दर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तहरीक और एहतजाज जो हैं वो ज़ोर पकड़ना शुरू हो गए हैं। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।